तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हमारे परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए बीटी टॉक्सिन है का ऑप्शन है अंतःकोशिकीय लिपिड, ख है अंतःकोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन और ग है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन और घ है लिपिड। तो देखिए जो बीटी टॉक्सिन है ये है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पौधों में आपृतनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो का ऑप्शन है सीटी और खा है एमटी, गा है बीटी और घा है जीएसटी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा जीएसटी, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3 बिडाल परीक्षण किसने निदान से संबंधित है। बिडाल परीक्षण किसके निदान से संबंधित है। तो का ऑप्शन है मलेरिया, खा है कोलेरा, गा है टाइफाइड और घा है पीत ज्वार। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बिडाल निरीक्षण जो होता है ये होता है टाइफाइड के लिए। तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए हमारा क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, प्रकृति में समजात डीएनए का पुनर्योगज कहाँ है और कैसे होता है लिखिए। तो उत्तर देखिए प्रकृति में समजात डीएनए का पुनर्योगज डीएनए के समजात अणुओं या इन अणुओं के समजात खंडों के बीच होता है। ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है। देखिए प्रकृति में समजात डीएनए का पुनर्योगज कहाँ पे होता है, डीएनए के समजात अणुओं या इन अणुओं के समजात खंडों के बीच में होता है। इन अणुओं के बीच में या फिर इन अणुओं के खंडों के बीच में होता है। ये निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए नंबर क्या है पारगमने और दूसरा है संयुग्मनन, दूसरा है रूपांतरण और फिर पारक्रमण और फिर क्या है स्थान परिवर्तन। यानी ये 5 चरण में पूरा होता है, 1 2 3 4 और फिर 5। अब देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 असमजात डीएनए पुनर्संयोजन को परिभाषित कीजिए तथा स्थान परिवर्ती ट्रांसपोर्शन या जंपिंग जीन्स को समझाइए। तो देखिए असमजात डीएनए पुनर्संयोजन हमारा हेडिंग है। इस प्रकार के पुनर्संयोजन में एक गुणसूत्र का खंड इसमें पृथक होकर किसी अन्य समजात गुणसूत्र से जुड़ता है। और देखिए स्थान परिवर्ती या जंपिंग जीन्स कोशिकाओं में स्थित डीएनए के अणुओं के ऐसे जीन रूपी खंड जो अणु के एक स्थान से हटकर अन्य स्थान पर जुड़ते रहते हैं और इस प्रकार डीएनए अणुओं को का पुनर्संयोजन करते रहते हैं, स्थान परिवर्ती या फिर जंपिंग जीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3 पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं और या फिर पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है पारजीनी जंतु कहलाता है। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या बायोपायरेसी किसे कहते हैं। क्या है देखिए बायोपायरेसी किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन देखिए 14, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है। तो उत्तर देखिए मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक के जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न इसी शॉर्ट में दिया है कि मल्टीनेशनल कंपनियों या दूसरे संसाधनों द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की जैविक संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। अब आइए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं या फिर
डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का मानव हित में उपयोग बताइए। तो देखिए उत्तर इसका, इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसके अमीनो अम्ल अनुक्रम के बारे में सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 में पता लगाया। यह प्रोटीन दो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल अवशेष से जबकि बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल अवशेष से बनी होती है। ए श्रृंखला में एक एन छोर ग्लाइसिन एवं एक सी छोर होता है, जबकि बी श्रृंखला में एक एन छोर फिनाइल एनिलीन एवं सी छोर एनिलीन होता है। दो सल्फाइड बंध ए श्रृंखला की 7वीं तथा 20वीं स्थिति पर, बी श्रृंखला की 7वीं तथा 19वीं स्थिति पर सिस्टीन अमीनो अम्लों के बीच स्थित होता है। एक तीसरा डाइसल्फाइड बंध ए श्रृंखला की 6वीं एवं 11वीं स्थिति पर सिस्टीन अमीनो अम्ल के बीच में भी स्थित होता है। आगे देखिए, इंसुलिन की दो श्रृंखलाओं का जैव संश्लेषण एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोइंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें बी श्रृंखलाएं 33 अमीनो अम्लों के संयोजी पॉलीपेप्टाइड द्वारा अंतर आबद्ध होती हैं। प्रोइंसुलिन के संश्लेषण का नियंत्रण क्रोमोसोम संख्या 11 की छोटी भुजा पर स्थित जीन द्वारा होता है। इसकी प्रोटोलाइटिक संसाधन द्वारा इंसुलिन के रूप में उत्पत्ति होती है। आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन। तो देखिए, वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन्स के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। संसाधन से बने इंसुलिन में यह सी पेप्टाइड नहीं होता, क्योंकि परिपक्वता के समय यह इंसुलिन से अलग हो जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व के रूप में तैयार किया जाए। आगे देखिए, सन 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए तथा बी के अनुरूप होते हैं, जिसे इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता है। अब ई कोलाई को संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह आवश्यक ध्यान दिया जाता है कि संवर्धन माध्यम में इंसुलिन बनाने वाले अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। ई कोलाई द्वारा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी का संश्लेषण अलग अलग होता है। आगे देखिए, इस अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं में ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। यह इंसुलिन मानव इंसुलिन से अत्यधिक समानता रखता है, अतः इसे झुमेलिन कहा जाता है। इसको मधुमेह रोगी द्वारा लिए जाने पर कोई साइड इफेक्ट या एलर्जी भी नहीं होती। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।